अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हैंड रेज करके बता दें मुझे वॉइस क्लियर आ रही है सब बच्चों को। ओके। कल का होमवर्क के लिए जो आपको क्वेश्चन सेंड किया गया था, सिर्फ मुझे 18 या 19 बच्चों ने उसका आंसर सेंड किया, बाकी बच्चों ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया उसका। आपको होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, काइंडली उस क्वेश्चन को परफॉर्म करके उसका आंसर ग्रुप में शेयर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप घर में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी कुरुतुलैन, पूछे बेटा। सर वो पहले से हैंड रेस था, वो वॉइस के लिए किया था। ओके ओके। कल का जो क्वेश्चन है, मैंने आंसर जितने बच्चों ने शेयर किया मोस्टली 80% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था, इसलिए हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको मैं ले लूंगा। बेसिक सैलरी उसकी 2 लाख सैलरी थी, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 करके हमने 24 लाख उसकी बेसिक सैलरी ले ली। फिक्स मेडिकल अलाउंस था 4 लाख रुपए का। हमने पढ़ा अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस हो तो उसमें एग्जाम्पशन अलाउ होती है 10% अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारे पास 24 लाख थी, उसका 10% लिया 2,40,000 आ गया। तो इतनी अमाउंट 4 लाख में से 2,40,000 रुपया हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जो रिमेनिंग 1,60,000 बचा है वो हमारा क्या होगा, टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। कार जो दी गई थी ऑफिस यूज प्लस, ऑफिस यूज के लिए थी कार और साथ पर्सनल यूज के लिए, बहुत पर्पसेस के लिए दी थी। तो और नंबर वन, अगर बहुत पर्पसेस के लिए कार दिया तो हमने क्या लेना है, 5%। 5% लेना था, लेकिन 5% किसका लेना है, कॉस्ट का लेना है या फेयर मार्केट वैल्यू का। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेटा जो थी ये बताई गई थी, ये जो कार है उसने लीज पर ली है। अगर कार लीज पर ली जाती है तो उस सूरत में हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। किस डेट की, जिस डेट की लीज है। क्वेश्चन के अंदर 2-3 तरह की आपको वैल्यूज दी गई थी। एक फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ लीज दी गई थी, एक फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ 30 जून 2021, मतलब क्लोजिंग ईयर की दी गई थी। और तीसरी उसने एक वैल्यू दी थी जो उसने रेंट पे किया। हमने कहा ये आपको 2-3-4 किस्म की वैल्यूज देगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, सिर्फ वो वैल्यू फेयर वैल्यू लेनी है जो एट द डेट या कमेंसमेंट ऑफ लीज है, उसका 5% हम लेंगे। जो कि इस केस के अंदर था बेटा हमारी 18 लाख रुपए। जो 20 लाख और 22 लाख है वो हमारे लिए इनरेलीवेंट है। फ्यूल अलाउंस दिया गया था क्योंकि गाड़ी बहुत पर्पसेस के लिए है, जिसके अंदर ऑफिस भी है और पर्सनल भी है। जो ऑफिस वाला यूज होगा वो तो फ्यूल हमारा हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए उसने क्या किया, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, ये टोटल फ्यूल अलाउंस आ गया। और उसमें से जो 50% था वो टैक्सेबल है, और 50% की ऑफिस के लिए यूज हुआ है वो टैक्सेबल नहीं है, तो 1,50,000 है वो ऐड कर लीजिए। अकोमोडेशन के हवाले से प्रपोजिस थी, जिसके अंदर उसने क्वेश्चन के अंदर आपको बताया हुआ था कि बीपीएल हैज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन, हैड ई नॉट बी प्रोवाइडेड विद द अकोमोडेशन he would have entitled to receive house rent allowance at 40% of the basic salary। हमने पढ़ा था अगर अकोमोडेशन है तो अकोमोडेशन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर वन 45% ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी। अब इस क्वेश्चन के अंदर एमटीएस उसने नहीं दिया था, तो इसका मतलब क्या है, हमने 45% एमटीएस नहीं लेना, किसका लेना था, बेसिक सैलरी, जो कि है इस क्वेश्चन में 2,24,00,000 रुपया। 24 लाख का हम क्या करेंगे बेटा, 45% ले लेंगे, वो आ जाएगा 10,80,000 रुपया। और इसको कंपैरिजन किससे करना था, नंबर 2 पॉइंट क्या था, उसकी फेयर वैल्यू या वो अमाउंट अगर वो इस अकोमोडेशन को ना लेता तो एम्प्लॉयर उसको देता। उस सूरत में उसने बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर, बीपीएल प्रोवाइडेड हिम विद अकोमोडेशन, हैड ही नॉट प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन, अगर उसको अकोमोडेशन ना दी जाती, ही वुड हैव बीन रिसीव अ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो इसका मतलब 40% ऑफ क्या आ जाएगा हमारा, 24 लाख, वो बन जाता है बच्चे हमारा 9,60,000। और हमने इसमें से क्या लेना था, हायर, हायर 10,80,000 है, तो इसलिए हमारा वो अकोमोडेशन के अंदर
ऐड हो गया। सर्विसेज ऑफ सिक्योरिटी दी गई है, सर्विसेज ऑफ सिक्योरिटी के अंदर हमारे कुछ पैसे भी कटने थे। सर्विस ऑफ सिक्योरिटी की जो लिखी हुई थी, बीपीएल आज प्रोवाइडेड विद द सर्विसेज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड फॉर विच बीपीएल पेड रुपीज 18,000 पर मंथ। इसका मतलब टोटल जो हमारी अमाउंट पे हुई है 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये टोटल पेड बाय द एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉयर ने इसके अगेंस्ट हमारे कुछ पैसे डिडक्ट किए हैं, वो है 10,000 पर मंथ के हिसाब से। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 वो बन जाएगा 1,20,000। 1,20,000 इसमें से माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, परकोजिस के तौर पर ऐड हो जाएगा। रीएम्बर्समेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई भी लायबिलिटी जो एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर पे कर देता है वो उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दी जाएगी, इसलिए उसने 25,000 मल्टीप्लाई बाय 9 करके टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया। वो हमने ट्रैवलिंग अलाउंस या हमने ट्रिप की बात की थी, अगर तो बिजनेस या ऑफिस ट्रिप के लिए जाता है तो नथिंग विल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम। लेकिन अगर वो पर्सनल नेचर के लिए जाता है या अपनी किसी पार्टी के लिए जाता है, खुद पर्सनल जो इसमें बिजनेस का काम नहीं है, तो अगर उस सूरत में कोई भी चीज ऑफिस वालों ने एम्प्लॉयर ने पे की है तो वो उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी। वो बीजिंग गया था चाइना के अंदर, किस लिए, न्यू ईयर ईव के लिए, मतलब एक इवेंट अटेंड करने गया था जो कि बिजनेस पर्पस इवेंट नहीं था। इस सूरत में उसकी जो टिकट की फीस है वो क्या बन जाएगी, उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। और लास्ट कमीशन, कमीशन सैलरी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है एनी कमीशन अर्न बाय द एम्प्लॉय, तो वो उसकी सैलरी में ऐड होता है। इसमें एक सबसे अहम चीज जो कमीशन है, ये चीज ध्यान में रखें, अगर कमीशन एम्प्लॉयर से मिला है, अगर कमीशन एम्प्लॉयर से मिला है मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है कोई काम करनी, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। अगर कमीशन अदर देन एम्प्लॉयर ने दिया है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, वो जब नेक्स्ट जाके हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या कोई और चीज पढ़ेंगे उसके अंदर जाएगा। इसलिए यहां बात क्लियर कर दी जाए, जो कमीशन है अगर एम्प्लॉयर ने दिया है, कमीशन दिया है एम्प्लॉयर ने, तो फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में आना। एम्प्लॉयर ने दिया है एम्प्लॉय, उस सूरत में आना इनकम फ्रॉम सैलरी में, अदरवाइज वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। तो टोटल टैक्सेबल इनकम निकाली और उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी हमारी कैलकुलेट हो। अब यहां पर अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले। जी आतिफ, नहीं जी आतिफ बेटा। जी सर। सर मैंने पूछना था, ये जो मेडिकल अलाउंस की बात की है ना, तो देखिए वो कह रहे हैं जैसे ये लिखा हुआ है बीपीएल पेड हिम फिक्स्ड मेडिकल कॉस्ट, हम इसको मेडिकल अलाउंस क्यों कह रहे हैं? ये तो उसने फिक्स किया अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसने पे नहीं किया इसको। देखिए अलाउंसेस जो भी होता है, हमने जो बात की थी कल इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर बेटा दो चीजें थी। उसके देखिए मेडिकल के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी है। मेडिकल के अंदर एक हमने पढ़ी है अलाउंसेस, ठीक है। अलाउंस का याद है जब मैंने अलाउंस को डिस्कस किया था, मैंने कहा अलाउंस क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ कैश दिया जाता है, ठीक है, और ये एक फिक्स अमाउंट होती है जो हमने हर मंथ या एक एनुअली देनी है, ठीक है। दूसरी है मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, या रीएम्बर्समेंट या रीइंबर्समेंट, ठीक है। रीएम्बर्समेंट क्या है, मैं बीमार हुआ, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस किए, मैं ठीक हो गए, ऑफिस आ गया, मैंने वो बिल संभाल के रखे, मैंने आके कहा ऑफिस वालों को ये मैं बीमार हुआ था तो ये बिल ले ले और उसके अगेंस्ट मुझे पे कर दे, दैट इज रीएम्बर्समेंट, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी क्या है, मैं बीमार था, हॉस्पिटल गया, वहां अपना इलाज कराया और कोई पैसे नहीं दिए, वो क्योंकि एम्प्लॉयर ने मुझे वो फैसिलिटी दी थी, वो सारा एम्प्लॉयर ने, दैट इज मेडिकल फैसिलिटी। ये जो है मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट, आप नोट करें ये फिक्स नहीं है, आपने जब बीमार होना है, ठीक है, उस वक्त आपका जितना भी एक्सपेंस आएगा वो आपको देना पड़ेगा, मतलब वो या रीइंबर्स हो जाएगा या मेडिकल फैसिलिटी की शक्ल में वापस आ जाएगा। समझ गए सर, समझ लगी बात। हाँ हाँ, जो अलाउंस है वो फिक्स है, बात की समझ लगी है। ओके ओके, नहीं जी रेहान बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी रेहान। सर मैंने ये पूछना था कि बेसिक सैलरी की जो अमाउंट दी होगी वो हमेशा विदाउट डिडक्शन दी होगी ना? जी, बेसिक सैलरी जब भी लेनी है हमने हमेशा विदाउट डिडक्शन ही लेनी, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है कि जो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है ना वो एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय की सैलरी से काट रहा है। बेशक सैलरी से काटे,
वो आप उसमें से वो सारी की सैलरी सारी रख रहे हैं, लेकिन हमने जब भी सैलरी लेनी है, सैलरी क्या लेनी है? ग्रोस। बेसिक सैलरी, ठीक है, वो यानी ग्रोस है। बेसिक सैलरी हमेशा ग्रॉस ही दी होगी क्वेश्चन में हमें। यस, यस, वो ग्रोस थैंक दी, क्योंकि थैंक यू सर। अगर उस क्वेश्चन के अंदर उसने जो फर्स्ट लाइन लिखी थी ना, फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा था बेसिक सैलरी ऑफ रुपीज 2 लाख पर मंथ। अगर वो डिडक्ट करके काटता है तो वो कैश कम पे करेगा, 2 लाख में से थोड़ा कम। ठीक है, लेकिन अगर वहां लाइन ये लिखी होती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹10,000 2 लाख इज पेड टू द एम्प्लॉय। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर उसने बता दिया कि 10,000 काटने के बाद 2 लाख रुपए आए। अगर क्वेश्चन में होता जो कि नहीं, फिर उस सूरत में हमारी बेसिक सैलरी 2 लाख नहीं होनी थी, कितनी होनी थी? 2,10,000 होनी थी 10,000। ग्रोस वाली। यस क्लियर सर, होगी? यस सर। और किसी बच्चे का क्वेश्चन यहाँ तक? जी अहमद जमाल पूछे बेटा। सर ये जो मेडिकल अलाउंस का भी आपने समझाया, बस वही पॉइंट समझ नहीं आया। क्या पॉइंट है आपका? पूछे बेटा। यही कि किस उसका तो उसने फिक्स हमें दिया हुआ था। फिक्स? अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी और रियम्बर्समेंट अलाउंसेस में फर्क नहीं आपको पता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। नहीं नहीं, इसकी तो समझ आ गई है, लेकिन ये एग्जाम्प्ट नहीं होना था 4 लाख। हमने जो कल मेडिकल अलाउंसेस पढ़ा था, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, हमने मेडिकल अलाउंस पढ़ा था। अगर अलाउंस इन फॉर्म ऑफ कैश होता है, इन फॉर्म ऑफ कैश, हमने अब तक जितने भी पढ़े पहले हमने ये कहा अलाउंसेस जो भी है सारे के सारे टैक्सेबल है। याद आया आपको? यस। अलाउंसेस के अंदर ट्रैवलिंग अलाउंस अदर देन बिजनेस पर्पस, ठीक है, यूटिलिटी अलाउंस, सारा कुछ वो टैक्सेबल हमने किया। एग्रीड? यस। हमने कल ये भी डिस्कस किया, जो मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस का मतलब क्या है? इन फॉर्म ऑफ कैश मिलेगा और वो फिक्स अमाउंट मिलेगी। फिक्स अमाउंट से मुराद क्या है? मे भी 10,000 पर मंथ हो सकता है, या फिक्स 4 लाख 1 साल का मिलेगा। बात किया, दैट इज अलाउंस। ठीक है, ये भी सारे का सारा टैक्सेबल है। ये भी सारे का सारा क्या है? टैक्सेबल। जो अलाउंस है वो सारे का सारा क्या है? टैक्सेबल। लेकिन इसके अंदर क्या है, उसने एक हमें ऑप्शन दे दी। ऑप्शन के अंदर क्या कहा कि जो मेडिकल अलाउंस है सारे का सारा टैक्सेबल है, लेकिन यहां इंप्लॉय को बेनिफिट देने के लिए टैक्स वालों ने क्या कहा, जो भी आपको मेडिकल अलाउंस होगा वो जितनी अमाउंट मिलेगी अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एक्सेम्प्ट होगी, और उससे ज्यादा अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगी। ये लॉ ने एक रूल डिफाइन कर दिया। लॉ ने क्या कर दिया? एक रूल डिफाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे लेट 4 लाख रुपया मिलेगी अमाउंट, फिक्स अमाउंट मिलेगी, तो है तो ये इन फॉर्म ऑफ कैश मिला है, फिक्स अमाउंट है, क्या बन गया ये? अलाउंस। अगर अलाउंस है तो टैक्सेबल है, इसलिए मैंने लिखा 4 अलाउंस जो मुझे इन फॉर्म ऑफ कैश मिला, और इसमें से लेस क्या कर दिया, जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब इतनी अमाउंट मुझे अलाउ है, एग्जेम्प्ट है। वो कितना बना मेरा 10% बेसिक सैलरी? 2,40,000। बाकी क्या बच गया? 1,00,000 जो 60,000 है, दैट इज माई बेनिफिट। ये मेरा टैक्सेबल इनकम में ऐड होना चाहिए। मैं मेडिकल अलाउंस की बात कर रहा हूं। मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है? मेडिकल फैसिलिटी होती है बच्चे, मेडिकल फैसिलिटी के अंदर कंपनी वालों ने मुझे कोई पैसे नहीं देने। मैं बीमार हुआ, हॉस्पिटल गया, मैं हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज करवाया, सही हो गया, मेरे बिल कंपनी वालों ने पे किए, जो भी बना मुझसे उससे कोई गर्ज नहीं, मैं वापस आ गया। दैट इज मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, या रीएम्बर्समेंट क्या है? रीएम्बर्समेंट ये, मैं बीमार हुआ, हॉस्पिटल गया, मेरा 1,00,000 का बिल बना, मैं ऑफिस वापस आया, मैंने 1,00,000 रुपया दिया, ऑफिस वालों ने वो बिल दिया, ऑफिस वालों ने 1,00,000 दे दिया। फिर 4 माह के बाद मैं फिर बीमार हुआ, फिर मैं गया, मेरा 50,000 का बिल बना, मैंने आके ऑफिस वालों को 50,000 दिया, ऑफिस वालों ने 50,000 मुझे वापस कर दिया बिल। दैट इज रीएम्बर्समेंट। इसलिए कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी प्लस रीएम्बर्समेंट। इसमें देखिए कोई आपको मंथली या एनुअली एक फिक्स अमाउंट नहीं मिलती, जिस तरह आपका वो एक्सपेंस हो रहा है उस तरह वो आपको रियम्बर्स मिलता है। दैट इज मेडिकल फैसिलिटी या रियम्बर्स। जबकि अलाउंसेस के अंदर आपको फिक्स अमाउंट कैश के अंदर मिलनी है, बीमार हो या ना हो, तो वो हमारा सारा का सारा टैक्सेबल है। लेकिन उसके अंदर एग्जम्पशन अवेलेबल है। कितनी एग्जम्पशन है? 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। बात क्लियर होगी? यस। ये दोनों सेपरेट है। अगर ये सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिलेगा तो फिर लगेगी 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी प्लस रीएम्बर्समेंट है, इसके अंदर 2 कंडीशंस है बेटे, मेडिकल अलाउंस प्लस रीएम्बर्समेंट।
इसके अंदर मेडिकल अलाउंस और रियम्बर्स के लिए है, सॉरी मेडिकल अलाउंस कहते हैं रियम्बर्समेंट और फैसिलिटी के लिए, फैसिलिटी प्लस रियम्बर्समेंट, इसके लिए दो है, इन अकॉर्डेंस विद टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नॉट इन अकॉर्डेंस, या नॉट इन अकॉर्डेंस। ठीक है, अगर तो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब उन्होंने हमारी एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, तो मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी, एग्जेम्प्ट। ठीक है, और अगर नॉट, सॉरी बेटा ये मैं गलत साइड पे लिख दिया, ये इधर आएगा, क्या होगी, एग्जेम्प्ट। अगर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, फिर मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी, टैक्सेबल। बात क्लियर। अब इसको मैं एक दोबारा एक्सप्लेन, मेडिकल अलाउंस सेपरेट है, मेडिकल फैसिलिटी और रियम्बर्समेंट सेपरेट है। अगर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल अलाउंस मेरा फिक्स, उसके ऊपर आएगा जो अमाउंट मिली और लेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, सेपरेट हीट होगा। अगर मेडिकल फैसिलिटी है या रियम्बर्समेंट, उसमें दो कंडीशन है, एक देखेंगे इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ, अगर इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो एग्जेम्प्ट है, नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगी। अब थर्ड इसमें केस क्या था, इसमें बेटा थर्ड केस ये था, मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है आपको, प्लस मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी के अंदर रियम्बर्समेंट भी आती है, ये दोनों आपको मिल रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी विद टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक केस ये हो गया, एक केस क्या हो गया, मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है आपको, प्लस मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, नॉट इन अकॉर्डेंस विथ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले केस हमने किए अलग अलग, मतलब एक वक्त में एम्प्लॉय को एक चीज मिल रही है, ये मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, ये मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, उस सूरत में वो ट्रीटमेंट हमने पढ़ी। अब क्या आ गया, अब कंबाइन मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल फैसिलिटी भी मिल गई। अगर तो मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों मिली है और मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उस सूरत में क्या होगा, हमारा जो मेडिकल अलाउंस है ये सारे का सारा हो जाएगा एग्जेम्प्ट, सॉरी मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस सारे का सारा हो जाएगा टैक्सेबल। अगर दोनों चीजें एट द सेम टाइम मिली है तो उस सूरत में क्या होगा, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर जब कंबो में मिलेगा तो वो 10% वाली बेसिक सैलरी वाली एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी, सारे का सारा अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा, तो वहां मेडिकल फैसिलिटी सारे की सारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब इसी में कंबो में दूसरा केस क्या है, मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है और मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है लेकिन नॉट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उस सूरत में बेटा हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी है ये सारी की सारी हो जाएगी टैक्सेबल। ठीक है, और जो मेडिकल अलाउंस है इस पर ये हो जाएगा टैक्सेबल, लेकिन अब इसके अंदर वो 10% वाली जो बेसिक 10% ऑफ बेसिक सैलरी वाली एग्जेम्पशन है वो अवेलेबल है। अब बेटा बताए, पॉइंट क्लियर हुए आपके? यस सर। किसी और बच्चे का मेडिकल अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन, किसी भी बच्चे का? जी मोमना यासिन। सर ये बुक के अंदर कुछ नोट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर CNIC के बारे में कुछ बताया हुआ है, जी ये जी, 3 पॉइंट्स जो है ये मैं उधर ही जा रहा हूँ बेटा, मैं अभी जाता हूँ, तो मेरे साथ अपने आप का अनम्यूट मत कीजिएगा। अब इन्हें इधर से, क्योंकि कल मैंने इधर से नहीं पढ़ा था। मेडिकल फैसिलिटी और रिएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल अलाउंस इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुली एग्जेम्प्ट, क्या हो गया, फुली एग्जेम्प्ट होगा। अब इसके साथ फुली एग्जेम्प्ट हुआ है, अभी तक हमने पढ़ा है, सारा कुछ सीखा है, लेकिन कुछ साथ इसने ना कंडीशंस लगा दी। इफ
नेशनल टैक्स नंबर मतलब एनटीएन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड एम्प्लॉयर अटेस्टेशन आर अवेलेबल। मतलब ये कि मैंने जिस हॉस्पिटल से या जिस डॉक्टर से मैंने अपने आप को इलाज करवाया है मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से, वो जो डॉक्टर या हॉस्पिटल है उसका कोई एनटीएन नंबर है, वो एफबीआर से रजिस्टर्ड है, वो एफबीआर से रजिस्टर्ड है, एम्प्लॉयर ने अटेस्टेशन अवेलेबल, फिर हमें वो एग्जाम्पशन मिली। अगर वो बंदा एनटीएन होल्डर नहीं है या एम्प्लॉयर ने अटेस्टेशन नहीं है, तो ये जो एग्जाम्पशन हमें है वो एग्जाम्पशन फिर हमें नहीं मिलेगी। बात क्लियर? यस सर। उसके बाद अगर नॉट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो तो है सीधा सीधा टैक्सेबल। अब नीचे जो नोट्स लिखे हुए नोट्स ये है, CNIC शैल बी यूज एज एनटीएन नंबर फ्रॉम द टैक्स रेट ऑनवर्ड सेक्शन। मतलब जब टैक्स ईयर 2015 के बाद पहले क्या होता था, आपका एनटीएन नंबर डिफरेंट होता था, सीएनआईसी नंबर डिफरेंट। सीएनआईसी क्या है? आपका नेशनल आइडेंटिकल नंबर, जो आपको हम आईडी कार्ड नंबर देते। लेकिन 2015 के बाद अगर कोई बंदा अपने आप को एफबीआर के अंदर रजिस्टर कराता है, जैसे मैं ही रजिस्टर कराऊं, तो मेरा जो एनटीएन नंबर है वो सीएनआईसी नंबर ही होगा। मतलब ये उन्होंने उसके बाद चेंज कर दिया। तो उस सूरत में कह रहा है अगर किसी प्रैक्टिशनर का एनटीएन नंबर सीएनआईसी नंबर ही हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है। shall be used as NTN number from the tax year 2015 onward section। ये वो कह रहा है सीएनसी सीएनआईसी नंबर भी एनटीएन नंबर की जगह यूज किया जा सकता है। Reimbursement of medical bill by the insurance company under group insurance policy arranged by the employer is not taxable as well subject to NTN number of employer। जी बेटा मैं आपका अभी क्वेश्चन लेता हूं, मैं पूरी ये बात एक्सप्लेन कर लूं। जी ध्यान बोले बेटा। जी ध्यान। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर वो मेरा बाद में आने वाला क्वेश्चन था, तो बाद में गावी रेज कर दिया मैंने। अच्छा 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 ठीक है ओके। ये उसके नोट्स है, आपने ये 3 नोट्स सिर्फ पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। मेडिकल अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। ये अलाउंस की बात आ गई, अलाउंस की बात की तो एग्जेम्प्ट कितना हो गया 10% ऑफ बेसिक सैलरी। और ये नेक्स्ट उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, whoever medical allowance is fully taxable if it is in addition to medical facility or reimbursement in accordance with the term of employment। ये वही बात आ गई, कम्बो केस आ गया जिसमें मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल फैसिलिटी भी है। और मेडिकल फैसिलिटी कैसे है? इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उस सूरत में वो जो है हमारा फुली टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट 10% वाली प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये आगे उसने समरी बना दी है केसेस की। इस केसेस की समरी को आपने एक दफा पढ़ लेना है बेटा। आप पूछे रेहान क्या क्वेश्चन आपका? सर मैंने ये पूछना था सर, कल आपने जब क्वेश्चन किया था उसमें आपने डिफरेंट मेथड यूज किया, डिफरेंट फॉर्मेट यूज किया था और आज डिफरेंट था। वो कोई मसला नहीं, वो आज जल्दी जल्दी में मैंने बनाया था, वो आप उसी फॉर्मेट में कर ले जो आपने 3 कॉलम बनाए ना, वो 3 कॉलम के अंदर बेटर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। यस सर ठीक। ठीक सर है एक मेरा प्रॉपर्टी में से भी क्वेश्चन है एक। जी। सर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर बना कर दे तो अब भी हमने इसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है जिस डेट को ट्रांसफर करेगा, तो हम इसके एक्चुअल जो एक्सपेंस होगा एम्प्लॉयर का उससे कोई कंसर्न नहीं होगा ना हमारा? नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी। अगर घर बना के एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेच दिया, यस सर। एम्प्लॉयर ने बेच दिया, ठीक है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा। थैंक यू सर। नंबर 1। नंबर 2, एक कल की चीज है आपसे मैंने डिस्कस करनी है, और हमने कल 2 चीजें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी बेटा अकोमोडेशन, आपको याद होगा, और एक हमने कन्वेंस पढ़ा था कार या व्हीकल। हमने कार या व्हीकल के अंदर कहा था 5% ऑफ कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था 10% ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू अगर सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए। बेटा मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ जी। हैंड रेस किया है अरसलान ने। जी अरसलान बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर वो नोट्स जो स्टूडेंट्स के लिए हैं वो हमने एप्लीकेबल तब करने हैं कि जब टैक्सेबल हमने देखना है कि मेडिकल अलाउंस है। मतलब ये वाले नोट्स की बात कर रहे हैं, मेडिकल अलाउंस, ये नीचे वाले? नहीं सर, ये आप इससे पिछले पेज में वो बेटा मेडिकल अलाउंस नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी है। प्लीज डिफरेंशिएट मेडिकल करें फैसिलिटी। जी सर। अलाउंस और फैसिलिटी के अंदर। आपके जी सर। लेवल पर ये ना इंफॉर्मेशन ज्यादा लिखी गई है, सही बताऊं तो। आपके लेवल पर जो टेस्ट टेबल है ना, ज्यादातर नॉर्मल टेस्ट किया जाता है, एक तो ये टैक्सेबल वाला और एक एनसीएन है, फुली एग्जाम्प्ट इफ नेशनल टैक्स टैक्स नंबर, ये सीएनसी नंबर ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयर अटेस्टेशन आर अवेलेबल। ठीक जी है, सर। ये आपने इतना करना। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो आपको पढ़ने के लिए एक वो दी गई है ज्यादा। क्लियर हो ठीक है गया? सर। यस सर, थैंक यू सर। कल हमने पढ़ा था 5% ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, जिसके अंदर हम प्राइवेट प्लस ऑफिशियल यूज, और अगर सिर्फ प्राइवेट यूज है 10% हमने पढ़ा था। अब और इसी तरह अकोमोडेशन के अंदर हमने कंपैरिजन किया था 45% ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी का। ठीक है, और नंबर 2 फेयर वैल्यू या फिर अमाउंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, अमाउंट दैट इज प्रोवाइडेड, अगर वो हम उसको यूज ना करते। ये हमने कल पढ़ी। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ जो हमने कल अभी डिस्कस नहीं किया था, उसको मैंने खुद भी थोड़ा सा किया था। लेट, अगर मुझे ये व्हीकल है, मैंने जॉब स्टार्ट किया लेट यकम जुलाई 1 जुलाई 2020 को मैंने की अपनी जॉब स्टार्ट। ठीक है, और मुझे जो कार है या व्हीकल उन्होंने दी है वो मुझे प्रोवाइड की गई है यकम मई 2021। अब ये फॉल तो कर रहा है टैक्स ईयर 2021 में। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, मैंने तो टैक्स ईयर 2021 में कार यूज किया सिर्फ मई और जून के अंदर 2 माह, तो क्या इस सूरत के अंदर भी मैंने 5% या 10% ऑफ द कॉस्ट ही लेना है? मतलब सारे का सारा ही मैंने अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करना है या कम अमाउंट करना? क्वेश्चन अराइज होगा, क्योंकि अगर तो कार में पूरा साल यूज करता 12 के 12 माह, फिर तो समझ में आती है 5% ऑफ द कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू ले लो लीज की सूरत में, या 10% की कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू ले लो लीज की शक्ल में। लेकिन अगर मैंने कार 1 माह यूज की, या कंपनी ने जब मुझे कार दी वो 4 माह यूज हुई या 6 माह यूज हुई, क्या उस सूरत में भी हमने 5% 10% पूरे साल के लिए ले लेनी? नहीं बेटा, उस सूरत में हम क्या करेंगे, इसको अपोर्शन करेंगे नंबर ऑफ मंथ यूज की बेसिस पर। मतलब अगर कार मैंने यकम मई 2021 को मिली है, मतलब मेरे इस्तेमाल में कितनी है ये 2 मंथ, जस्ट 2 मंथ। तो मैं लेट अज्यूम करता हूं कि कॉस्ट, कार की जो कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपया, और ये प्राइवेट पर्पस के लिए है। किसके लिए? प्राइवेट पर्पस के लिए, मेरे पर्सनल के लिए। तो फिर कौन सा रेट लगेगा? 10%। तो मेरी जो अब व्हीकल अलाउंस होगा मेरी टैक्सेबल इनकम में ऐड, वो आएगा 10% ऑफ 10 लाख, दैट इज 1 लाख। ये 1 लाख जो है, अगर तो मैंने बेटा अपना कन्वेंस या कार पूरे साल के लिए यूज करता फिर 1 लाख आना है, लेकिन अगर मैंने कुछ मंथ यूज किया है तो ये जो अमाउंट निकलती है ये पूरे साल की अमाउंट निकलती है। इस अमाउंट को अपोर्शन कर देंगे नंबर ऑफ मंथ की बेसिस पर, वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 12। तो वो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 वो मेरा टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। ये बात थी व्हीकल के हवाले से। बात क्लियर हुई बेटा सब लोगों की? ये अगर हमने एक गाड़ी नंबर ऑफ मंथ या पूरे साल के लिए हमें नहीं मिली, हमने नहीं यूज की, तो उस सूरत में जितने मंथ यूज किए होंगे हम उतने मंथ लेना 5% ही है, 10% ही है ऑफ कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन उसके बाद उसको क्या कर देंगे हम, अपोर्शन कर देंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ओके। इसी तरह अब मैं बात करूंगा अकोमोडेशन के ऊपर। अकोमोडेशन में बच्चे
हमने 45% ऑफ एमटीएस या फेयर मार्केट या अमाउंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड वो लेनी है, तो बेटा इधर भी हम क्या करेंगे, अगर हमें वो अकोमोडेशन पूरे साल के लिए नहीं मिली, मतलब 8 माह के लिए मिली या 6 माह के लिए मिली या 4 माह के लिए मिली, पूरा साल नहीं मिली, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उसी सेम ये जो फार्मूला होगा हम इसको क्या करेंगे, 45% ऑफ एमटीएस या क्या आएगा बेसिक सैलरी, ये होगा पूरे साल के लिए। अगर हमें अकोमोडेशन पूरे साल नहीं मिली तो हम इसको पोर्शन कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, जितने मंथ, नंबर ऑफ मंथ जो हमें मिली अकोमोडेशन की, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 12। मतलब ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम उसने मंथ का निकाल लेंगे। अगर 2 मंथ यूज हुई है 2/12 कर देंगे, अगर 6 मंथ यूज हुई है 6/12 कर देंगे। ये पार्ट 1 फिर ऐसे निकलेगा, ठीक है। और पार्ट बी कैसे निकलेगा, ये भी हम जितने मंथ हमने यूज की है उतने मंथ की फेयर वैल्यू। लेट वो कह देता है अगर ये आप अकोमोडेशन ना लेते तो कंपनी आपको 10,000 पर मंथ देते। अब 10,000 पर मंथ मिलना था, इसका मतलब पूरे साल का 1,20,000 मिलना था, लेकिन क्योंकि हमने वो घर में रहे ही 4 माह के लिए या उस घर में रहे ही 3 माह के लिए, तो हमने 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 4 करके फिर उस जो होगा मल्टीप्लाई बाय 3 या 4 करके जो आंसर आएगा फिर इन दोनों आंसर को कंपैरिजन करना। मतलब उस सूरत में हमने दोनों को ही क्या कर देना है ना, अपोर्शन कर देना, फिर कंपैरिजन कर। ये बात बच्चे क्लियर हुई सबके लिए? मुझे थम्स अप करके बताएं क्लियर है ये बात? सिर्फ 8-9 बच्चों को समझ लगी है। ओके, अब मैं सबके लोअर हैंड्स कर रहा हूं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज करें। जी मोमना। सर ये तो फेयर अमाउंट वही है ना कि अगर हमने स्टे ना किया तो हमें पे करेंगे वो। हाँ, ये वही अमाउंट या उसकी फेयर वैल्यू भी हो सकती है, बिल्कुल। द अमाउंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इफ अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक हो गया? तो सर यहाँ पर हम फिर नंबर ऑफ मंथ्स स्टे से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर रहे ही हैं। ओहो हो बेटा, ये हमने लिया, लेते नहीं है फेयर वैल्यू अकोमोडेशन। जी ये सर। अगर आप ये कह रहे हो हम रहे ही नहीं, तो मैंने जो कंपैरिजन करना था 45% ऑफ एमटीएस और द फेयर वैल्यू इफ, या फिर वो अमाउंट अगर हम वहां स्टे ना करते तो हमें मिलती। क्वेश्चन ये है हमें अकोमोडेशन मिली है, अगर अकोमोडेशन ना लेते तो हमें फिर कितने पैसे मिलते, ये वो पैसों की बात हुई। अगर अकोमोडेशन हमें ना मिलती, अकोमोडेशन ना मिलती फिर कितने पैसे मिलते, ये वो है, उसको हम फेयर वैल्यू भी कहते हैं। हम ये कंपैरिजन नहीं करते 45% ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी कंपैरिजन विद फेयर मार्केट वैल्यू, और इफ द अकोमोडेशन हैज बीन नॉट प्रोवाइडेड बट अमाउंट विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, ये वो अमाउंट की बात है। अगर हमने ऊपर अपने नंबर ऑफ मंथ ले लिए तो नीचे भी क्या लेंगे, नंबर ऑफ मंथ, ताकि तो कंपैरिजन। जी जी सर, और ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है, ये जितने मंथ उसको पे किया है ये वो है? नहीं, ये नंबर ऑफ मंथ वो है जितने मंथ हम उस घर में रहे। हमने उस, देखिए ये अकोमोडेशन क्या कंपनी में मुझे दी अकोमोडेशन, वो दे दी उसने 1 जनवरी से, ठीक है। इसका मतलब 6 माह के लिए मिली मुझे। अब क्या होगा, एमटीएस 6, अब मैंने जो घर यूज किया कितने मंथ के लिए किया, 6 माह के लिए। अब 45% ऑफ द बेसिक सैलरी तो आ जाएगा, ये हो गया पूरे साल के लिए। लेकिन मैंने घर कितने मंथ लिया, मिला है मुझे 6 माह। मैं उस घर में रहा या नहीं रहा, दैट इज नॉट द पॉइंट, मुझे घर मिल गया। बात समझ लगी? जी सर। इसका मतलब मैंने अब इधर क्या करना है, मैंने 45% ऑफ एमटीएस लिया या बेसिक सैलरी लिया, और अगर तो वो घर मुझे पूरे साल का मिला होता मैं यही लिखता, क्योंकि मैंने पूरे साल यूज किया तो मेरे पूरे साल का बेनिफिट हुआ, ठीक है। लेट अगर पूरे साल होता तो दूसरा मैं क्या लिखता, उसकी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू को इन अदर वर्ड्स ये भी कहते हैं, अगर वो मुझे अकोमोडेशन ना देता, मतलब अगर वो मुझे रहने के लिए घर ना देता, तो फिर मुझे कहता मैं आपको 10,000 पर मंथ देता। लेट
अज्यूम करते हैं ना, वो कहता है Yes, अगर sir. आप ये वो दैट इज फेयर वैल्यू, इसका मतलब वो बना 1,20,000 लेट अज्यूम कर ली। अगर तुम मुझे पूरे साल के लिए घर मिलता तो मैं 45% एमटीएस या बेसिक सैलरी लेता और फेयर मार्केट वैल्यू जो 1,00,000 दोनों का कंपैरिजन करता, जो हायर होता अपना टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देता। ऐसे ही है, Yes, sir. यही हम ठीक है। Yes, लेकिन sir. मुझे घर मिला 6 माह के लिए, मुझे घर मिला 6 माह के लिए, 6 months. इसका मतलब अब क्या ये एक एम्प्लॉय के लिए ज्यादती नहीं होगी? ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट कितने के लिए? पूरे साल के लिए, ये पूरे Yes, साल sir. का बेनिफिट है। और अगर मैं अब फिर इसका कंपैरिजन करके टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दूंगा, तो क्या ये एम्प्लॉय के साथ ज्यादती नहीं है? घर 6 माह मिला और बेनिफिट पूरे साल का ऐड हो रहा है। Yes, sir. इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, 45% ऑफ एमटीएस मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ के लिए हमें वो घर मिला, अगर मिला 6 माह के 6/12 कर देंगे। और इधर भी फिर 1,20,000 नहीं लेंगे, क्योंकि ये पूरे साल के लिए कितना लेंगे? 60,000। 6. Yeah. या इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देंगे। अब कंपैरिजन करेंगे इन दो आंसर्स को। Okay, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. बेटा किसी भी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लो। अभी तक आपकी नेक्स्ट मुझे पता है कोई क्लास नहीं है, मैं इसलिए कल वाले क्वेश्चन जो है ना आपके वो डिस्कस कर रहा हूं, ताकि कल तक जो हमने किया है वो सारा हमारा क्लियर हो जाए, किसी का कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर किसी का कोई भी ज़हन के अंदर कोई भी चीज है तो वो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो अब हम आगे बढ़े। जी रियान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इनकम फ्रॉम सैलरी के कुछ न्यूमेरिकल्स में फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की बात की जा रही है सर, वो हमने आगे पढ़ना है, ये इसी अकोमोडेशन का पार्ट है वो भी? मैं आपको उसका मैंने बताना है, फर्निश जोन से ना अकोमोडेशन, उसकी मैंने अभी उसका डिस्कस नहीं किया। मतलब कोई हाउस होल्ड चीजें जोन सी आपको हाउस होल्ड थिंग्स, मतलब जिसके अंदर क्या चीजें आती हैं, ये मैं चलो डिस्कस कर ही देता हूँ। एलईडी, ठीक है, फर्नीचर या और ऐसी चीजें जो डेप्रिशिएबल है वो प्रोवाइड की है यूज के लिए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को साथ एलईडी, फर्नीचर, टीवी वगैरह भी लेके दिया हुआ है वो यूज के लिए। अब अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उस रूल्स के अंदर कहीं पर हमें होल्ड यूज के लिए फर्नीचर, एलईडी, टीवी डेप्रिसिएबल या एसी लगवा के दिया हुआ यूज के लिए, इसके रेलेवेंट हमने कोई केस नहीं पढ़ा हुआ। तो इन चीजों का क्या करना है? ना हमने पढ़ा इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऐड कर दो, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। तो उस सूरत में अब वो चीजें, अब ये सारी कौन सी फर्नीचर, एलईडी, कौन सी चीजें डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये सारी डेप्रिशिएबल है, मतलब सारी डेप्रिशिएट होगी। एलईडी की कोई लाइफ होगी 5 साल, 10 साल, 15 साल। एसी लगा है, एसी की कोई लाइफ है 5 साल, 10 साल। और इसी तरह फर्नीचर वगैरह उसकी कोई यूजफुल लाइफ है। ये वो चीजें हैं जो अभी तक हमने डिस्कस की। अगर देखा जाए ये एम्प्लॉयर ने दी है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉयर इसके ऊपर क्या कर रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर की क्या है, प्रॉपर्टी है, उसने यूज के लिए सिर्फ दी है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी और एम्प्लॉयर इसके ऊपर क्या ले रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। मतलब एम्प्लॉयर हर साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके अपना एक्सपेंस क्लेम करता है। वो चीजें जो डेप्रिशिएबल है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है, जिसके अंदर एसी में कहता हूँ, टीवी की बात कर रहा हूँ, एलईडी की बात कर रहा हूँ, फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, अदर देन दोस थिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस, जिनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ला ने बता दिया है, ये उनके अलावा की बात है। तो उस सूरत में जो डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है वो असल में क्या है, वो अमाउंट एम्प्लॉय की बेनिफिट है। मतलब अगर मैं बात करूं, एलईडी है मेरी 1,00,000 रुपए की, ये एलईडी की वैल्यू आ गई, ठीक है। फर्नीचर मेरा आया 5 लाख का, 3 लाख का समझे फर्नीचर, तो मेरा टोटल जो वैल्यू जो मुझे मिली 4 लाख की है। और अगर ये डेप्रिशिएबल अमाउंट वाली 4 लाख की चीज है, एम्प्लॉयर इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन या 25% डेप्रिसिएशन में कहता हूं लेट वो चार्ज करता है, 25% डेप्रिसिएशन बनती है 1 लाख।
तो ऐसी चीजें, ऐसी पर्सनल चीजें यूज करने के लिए जो एम्प्लॉय का बेनिफिट है वो तो हुआ, अब उस बेनिफिट में क्या अमाउंट ऐड करेंगे, उस बेनिफिट में ऐड करेंगे जो डेप्रिसिएबल एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है वो अमाउंट, मतलब 1 लाख रुपया उसके बेनिफिट में या इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगा। बात क्लियर होगी बेटा? यस सर। ये मैंने डिस्कस करना था, अच्छी बात आपने याद करवा दी। सर ये फर्निश अकोमोडेशन ना? जी फर्निश, ये मतलब जो फर्निश अकोमोडेशन के अंदर अगर उसने बताया है वो एलईडी दे रहा है, उसके अंदर वो टीवी दे रहा है, वो ये दे रहा है और उसकी वैल्यू बताई, फिर उसकी डेप्रिसिएशन ले ली है। मे भी अकोमोडेशन के अलावा ये वैसे भी दे सकता है, वो कैसे रहता है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को एसी भी दिया, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को वो दिया एलईडी, लेकिन परमानेंट नहीं दी। ये किस लिए दी है? यूज के लिए। अगर परमानेंट दे दी होती, परमानेंट बेच दी, फिर क्या आना था? परमानेंट देने का मतलब क्या? फेयर मार्केट वैल्यू। फिर उस केस में फॉल करके वो तो अब एम्प्लॉय की होगी, उसने बेनिफिट ले लिया तो फेयर मार्केट वैल्यू। यस सर, थैंक यू सर। इस पॉइंट के हवाले से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां तक जो था हमारा पुरानी ही डिस्कशन थी, तो मुझे उम्मीद है अभी तक हमने कोई नई चीज नहीं की। जो आपके पॉइंट्स से, क्वेश्चन से, हमने सिर्फ उनको डिस्कस किया। और अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे। आपकी कोई क्लास नहीं है, मुझे उम्मीद है आप जरा डिसहार्ड या मतलब थके नहीं है अभी तक। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आज पेंशन। जी बेटा शामी। सर वो कहना सर, वो वही रखा है सर, स्टेमिना नहीं है इतना, बस कर देख रहे हैं नहीं काफी। बेटा, हमने तो एक लफ्ज, एक चीज सिर्फ पढ़ी अभी, डेप्रिशिएबल वाला। हमने तो कोई नई चीज आज पढ़ी नहीं है। सिर्फ 2 चीजें पढ़ाने दे मुझे, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके कोई कोई देखे ना, कोई नई चीज पढ़ेंगे तो आप कल सीख के परसों हम क्वेश्चन कर सकेंगे ना। इस तरह तो हम पढ़ ही नहीं सकेंगे, ठीक है? पेंशन, पेंशन क्या है? हमने जो पढ़ा, आफ्टर रिटायरमेंट, जब हम अपनी एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देते हैं, रिटायरमेंट होगी, आफ्टर रिटायरमेंट जो हमें मंथली पेमेंट्स मिलती है अपने एक्स एम्प्लॉयर से। किससे? एक्स एम्प्लॉयर से, उसको हम पेंशन। मैं एम्प्लॉयमेंट था, मैंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, तो अब उसके बाद क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने मुझे पर मंथ 5,000, 10,000 या 8,000 वो पेंशन देनी शुरू कर दी। ये जो पेंशन है जो रिटायरमेंट के बाद एक्स एम्प्लॉयर से मिलता है, डेट इज अमाउंट जो मिलती है एक्स एम्प्लॉयर से, डेट इज पेंशन। अब पेंशन का जो ट्रीटमेंट है इंतहाई सिंपल। पेंशन एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन एग्जेम्प्ट होने के लिए उसकी 2 कंडीशंस है बच्चे। एग्जेम्पशन मतलब ये जो हमारी पेंशन है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, हमने मैं कहता हूं मैं एबीसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में था, मैंने एबीसी कंपनी से रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने या किसी XYZ कंपनी में ज्वाइन कर ली। इस सूरत में अगर मुझे एबीसी कोई पेंशन देती है, वो पेंशन मेरी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर एबीसी में मैंने फैसलाबाद में जॉब करा था, एबीसी के ऑफिस में, मैंने यहाँ से रिटायरमेंट ली और एबीसी का जो ऑफिस लाहौर में था, वो सेम उसी के पास जाकर किसी और ऑफिस में जॉब करने लग गया। ऐसे सूरत में जो पेंशन मिलेगी वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगी। मतलब जिस एम्प्लॉयर को आपने छोड़ा, अगर उसी एम्प्लॉयर के बाद फिर दोबारा जॉब पर किसी और इंडस्ट्री के अंदर भी चले जाते हैं, तो आपको कोई पेंशन के ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। या उस एम्प्लॉयर के पास ना भी जाते, उसकी कोई एसोसिएटेड कंपनी पड़ी है ना, या एसोसिएटेड पर्सन जो हमने कंपनी लॉ के अंदर, उसके पास जॉब पर चले गए, फिर भी हमें जो पेंशन मिलेगी वो पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अगर हमने किसी एम्प्लॉयर को छोड़ा है, कहीं से जॉब छोड़ी है, वहां से पेंशन आ रही है, तो ये जरूरी है कि हम उसके पास दोबारा कोई जॉब ना करें, या
उसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी के पास जॉब ना करे। अगर इन दोनों में से एक चीज भी होगी तो जो पेंशन हमें मिल रही है वो पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी, फिर टैक्सेबल होगी। अदरवाइज पेंशन क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये लिखा हुआ पेंशन इज फुली एग्जेम्प्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एज लिमिट सब्जेक्ट टू द टू कंडीशन। एज लिमिट कोई नहीं है, 20 साल, 25 साल, 50 साल। इफ द एम्प्लॉय वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर, कंडीशन क्या है, अगर एम्प्लॉय ने उसी एम्प्लॉयर के लिए दोबारा काम शुरू कर दिया और एनी ऑफ इस एसोसिएट्स या कोई भी उसके एसोसिएट्स के साथ का आफ्टर द रिटायरमेंट, देन पेंशन विल बी टैक्सेबल। उस सूरत में पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी। इसका नंबर सेकंड पे, इफ अ पर्सन रिसीव more than one pension then exemption shall apply only to the higher of such pension। इसकी मिसाल क्या है, मैं अभी एक केस छोटा सा बनाता हूं। मैं ABC में लिमिटेड में जॉब कर रहा था, वहां मैंने 5 ईयर जॉब की, 5 इयर्स, और उसके बाद मैं लेफ्ट कर गया, छोड़ गया, और नेक्स्ट में चले गया लेफ्ट करने के बाद XYZ में जॉब। इधर मैंने 10 ईयर जॉब की। XYZ और ABC का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब एसोसिएटेड कंपनी नहीं। 10 ईयर जॉब की और फिर मैं लेफ्ट कर गया, और लेफ्ट करके मैं चले गया अल्फा लिमिटेड में। ये तीनों इंडिपेंडेंट कंपनी है, इन तीनों का आपस में कोई ताल्लुक, अल्फा लिमिटेड, ठीक है। ABC में क्योंकि जॉब कर रहा था, यहां से मुझे पेंशन आ रही थी 5000 पर मंथ। जब XYZ से मैं जाना शुरू हुआ, यहां से भी मुझे पेंशन आनी शुरू होगी, वो आने लगी 7000 पर मंथ। वो कह रहा है इस तरह जब आपको मोर देन वन कंपनी या मोर देन वन पेंशन मेरी, एक पेंशन ये मिल रही है और एक पेंशन ये मिल, तो इस सूरत में दोनों पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं है, सिर्फ एक पेंशन एग्जेम्प्ट होगी जो इन दोनों में हायर है, वो 7000 एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और जो 5000 है ये क्या बन जाएगी, हमारी टैक्सेबल। इसका मतलब 1% जिसकी एज कोई भी है, अगर वो पेंशन ले रहा, पेंशन उसके लिए एग्जेम्प्ट है अनलेस वो पर्सन उसी एम्प्लॉयर के लिए या उसके किसी एसोसिएट के साथ जॉब ना करे। अगर जॉब करता है फिर पेंशन मिल रही है तो वो फिर टैक्सेबल है। नंबर 2, अगर एक पर्सन को मोर देन वन पेंशन रिसीव हो रही है तो उसकी जो हायर अमाउंट वाली पेंशन है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और जो लोअर अमाउंट वाली पेंशन है वो क्या है, टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब 2 में से सिर्फ 1 पर मिलेगी एग्जेम्पशन। अगर उसको 3 मिल रहा है, 3 में भी सिर्फ 1 पर मिलेगी, जो बाकी 2 है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। मे भी इसके पास एक थर्ड और है, उसके वहां से मिल रहा 3000, उस सूरत में भी क्या होगा, सिर्फ एग्जेम्प्ट होगी 7000, 3000 भी टैक्सेबल और 5000 भी टैक्सेबल। ये इसका कह रहा है। और साथ ही वो इधर एक नई बात लिखता है, अगर तो कोई पर्सन 60 साल 60 इयर्स तक है या 60 इयर्स से नीचे, उसके ऊपर ये सारे रूल एप्लीकेबल है जो हमने पढ़े अभी। मतलब वो उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट है, सेम एम्प्लॉयर है या एसोसिएट है तो वो टैक्सेबल है। फिर नंबर 2, 2 में से एक एग्जेम्प्ट है। लेकिन वो कहता है अगर पर्सन मोर देन 60 ईयर का है, मोर देन 60 इयर्स का है, तो उसकी हर तरह की पेंशन क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। मतलब उसके ऊपर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मोर देन से वो सेम एम्प्लॉयर के पास कर रहा है, वो एसोसिएट के पास कर रहा है, फिर भी उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट। उसके बाद 4 पेंशन आ रही है, उसकी 4 की 4 पेंशन एग्जेम्प्ट होगी। मतलब उसके ऊपर ये एप्लीकेबल रूल नहीं होगा अगर मोर देन 60 उसकी एज ज्यादा है। लेकिन अगर 60 से कम है फिर ये वाले रूल दोनों उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। नोट दीज 2 कंडीशन नॉट एप्लीकेबल फॉर ए पर्सन ओवर 60 ईयर ऑफ एज। बात क्लियर होगी? नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेचुटी एंड कम्यूटेशन ऑफ पर्सन पेंशन। ग्रेचुटी क्या है और पेंशन में फर्क क्या है? ग्रेचुटी एक बेटा फिक्स अमाउंट होती है। फिक्स अमाउंट से बरात जब आप रिटायरमेंट लेते हैं या जॉब छोड़ते हैं तो उस सूरत में आपको अमाउंट मिलती है। फिक्स अमाउंट मतलब 10 लाख 15 लाख या 20,000 एक दफा मिलेगी। वो फिक्स अमाउंट, फिक्स से मराद वो हर एक एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिफर करती है, एक ह्यूज अमाउंट मिलती है आपको, दैट इज ग्रेचुटी। ठीक है, वो ग्रेचुटी। और पेंशन क्या होती है? पेंशन हर मंथ मिलती है, एवरी मंथ पेंशन मिलेगी एवरी मंथ।
और ग्रेचुटी मिलेगी रिटायरमेंट के ऊपर एक दफा ही फिक्स अमाउंट। अब वो ग्रेचुटी का जो रूल्स है उसके बारे में कहता है। ग्रेचुटी देखिए, एम्प्लॉयज दो तरह के, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक प्राइवेट एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी ग्रेचुटी मिलती है किसी भी किस्म की, तो वो ग्रेचुटी क्या होगी, फुली एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्सेबल इनकम है, नो नीड टू ऐड एनीथिंग। अप्रूव ग्रेचुटी फंड बाय द कमीशन। अब ये जो अप्रूव ग्रेचुटी फंड है, ये कहने का मतलब ये, अब जो प्राइवेट वाले होंगे वो किसी ना किसी ग्रेचुटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहां एम्प्लॉय का पैसा पड़ा रहता है और वहां उसको इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है तो उसको उसमें से पैसे निकाल के दे दिए जाते हैं उसकी ग्रेचुटी के तौर पर, कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में सेव होते हैं, ठीक है। अगर कह रहा है वो ग्रेचुटी फंड जो सा अप्रूव्ड है प्राइवेट की शक्ल में, और अप्रूव किसने किया हुआ, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, मतलब CIR ने, CIR ने, तो उस सूरत में जो ग्रेचुटी अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगी वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। कहने का मतलब क्या है, मैं ABC लिमिट या टिप्स में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। टिप्स ने एक ग्रेचुटी प्रोग्राम चलाया हुआ है और ग्रेचुटी प्रोग्राम में जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अप्रूव्ड बाय द CIR, मतलब कमिश्नर ने अप्रूव किया हुआ है। अब उस सूरत में मैं बेशक प्राइवेट सेक्टर का हूं, लेकिन मुझे जब ग्रेचुटी मिलेगी और वो जो ग्रेचुटी अप्रूव ग्रेचुटी जो स्कीम है CIR ने अप्रूव किया, तो उस सूरत में मेरा वो ग्रेचुटी सारे की सारी एग्जेम्प्ट हो, ठीक है। इसी तरह अप्रूव ग्रेचुटी स्कीम बाय द बोर्ड, एग्जेम्प्ट अप टू ₹3 लाख। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें उसने ये नहीं नाम देना क्वेश्चन के अंदर कि ये वाली ग्रेचुटी स्कीम आप खुद जज करो, अप्रूव बाय द CIR है, ये वाली ग्रेचुटी स्कीम आप खुद जज करो, अप्रूव बाय द बोर्ड है। वो क्वेश्चन के अंदर आपको बताएगा मिस्टर Raza has received 5 lakh as gratuity from approved gratuity fund by Commissioner Indian Revenue, या वो बताएगा मिस्टर रजा received 5 लाख as gratuity by approved gratuity scheme by board, मतलब वो बताएगा स्कीम बाय बोर्ड में है या स्कीम फंड जो सा अप्रूव बाय कमिश्नर है। तो उस सूरत में क्या होगा, हमें 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होगी। इसकी मिसाल कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हो गया हमारा एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट हो गया। नंबर 2, अप्रूव्ड बाय CIR कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, एग्जेम्प्ट। नंबर 3 क्या आ गई, स्कीम है, अप्रूव्ड है लेकिन CIR से नहीं, किससे, बोर्ड से, वो बताएगा क्वेश्चन के अंदर। अब एग्जेम्प्ट होगा कितने तक, एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख। इसका मतलब क्या, अगर मिस्टर ए को 8 लाख रुपया ग्रेचुटी मिली, और ग्रेचुटी मिली कहां से, अप्रूव बाय बोर्ड वाले से, स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड से, तो क्या होगा, हम लिखेंगे ग्रेचुटी रिसीव कितनी हुई है, रिसीव्ड हुई है हमारे पास 8 लाख, एग्जेम्प्ट कितनी होगी 3 लाख, और बाकी जो हमारे पास बच जाएगा 5 लाख, वो क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। ये था नंबर 3 केस। और नंबर 4 ये अदर केसेस, इसका मतलब इसके अलावा जो भी ग्रेचुटी मिलेगी, जो भी ग्रेचुटी मिलेगी वो किसमें फॉल करेगी, इसके अंदर। 4th अदर केसेस में फॉल करेगी। नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अप्रूव बाय CIR है, स्कीम बाय अप्रूव बाय बोर्ड है, उसके अलावा जो भी मिलेगी अनअप्रूव कुछ भी, वो सारी की सारी फॉल करेंगे इस 4 केस के अंदर। यहाँ जो एग्जेम्पशन लिमिट है, एग्जेम्प्ट अप टू 72,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल विच एवर इज लोअर। इसका मतलब ये है, अगर यही केस जो मैंने कहा है थर्ड, मैं 4 केस भी इसका बना देता हूं। मैं कहता हूँ 8 लाख ही मिली है ग्रेचुटी, लेकिन ये 8 लाख जो मिली है कहां से मिली है, अन अप्रूव से, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेचुटी रिसीव्ड कितनी हुई है मेरे पास, रिसीव्ड हुई है बेटा 8 लाख, और एग्जेम्पशन मिलनी है मुझे
फिक्स अमाउंट कितनी है 75,000, नंबर 1। नंबर 2 क्या आएगा 50% ऑफ ग्रेचुटी, वो कितनी आ गई 4 लाख। अब इन दोनों में से जो लोअर है वो मुझे एग्जम्पशन है, लोअर विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। इसका मतलब 75,000 मुझे मिलेगा एग्जेम्पशन, और बाकी जो 7,25,000 है वो मेरी टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएगी। अब ग्रेचुटी के अंदर 4 चीजें हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट, नंबर 2 अप्रूव gratuity fund by CIR Commission Revenue fully exempt, number 3 approved gratuity scheme by a board exempt up to maximum of what 3 लाख रुपए, नंबर 4 एनी अदर केस, इन तीनों के अलावा जो भी केस है वो इसके अंदर फॉल करेगा। और इधर भी एग्जेम्पशन अवेलेबल है, लेकिन वो एग्जेम्पशन क्या है 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम है तो वो क्या हो जाएगा हमें एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एग्जेम्पशन इन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये सिर्फ पॉइंट नंबर 4 के लिए एप्लीकेबल है, ये ऊपर वाले 3 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये मजीद एक्सप्लेनेशन है पॉइंट नंबर 4 की, सिर्फ ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनप्रूव्ड ग्रेचुटी एंड अनअप्रूव्ड commutation of pension shall not apply in the following cases: any payment not received in Pakistan, अगर नॉट रिसीव इन पाकिस्तान है फिर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये 75,000 और 50 वो सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। एनी पेमेंट रिसीव बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सच कंपनी, हमने ला पढ़ा कैफ 3 के अंदर हमने डायरेक्टर्स पढ़े हैं, डायरेक्टर्स के अंदर हमने पढ़े थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी। कहते हैं अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब वो कंपनी के कोई अफेयर्स में काम नहीं ले रहा और सिर्फ डायरेक्टर कंपनी का, उसको ये ग्रेचुटी मिलती है, तो वो ग्रेचुटी के ऊपर उसकी एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। एनी पेमेंट रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट, किसी नॉन रेजिडेंट को ग्रेचुटी मिलती है 4th पार्ट के अंदर, वो भी क्या होगा हमारे लिए, उसको कोई भी उसके ऊपर हम एग्जम्पशन नहीं देंगे। एनी ग्रेचुटी रिसीव बाय द एम्प्लॉय हु हैज ऑलरेडी रिसीव्ड एनी ग्रेचुटी फ्रॉम द सेम और अदर एम्प्लॉय, मतलब मैं काम कर रहा था किसी एबीसी कंपनी में, मैंने एबीसी कंपनी को लीव किया, जब मैंने एबीसी कंपनी को लीव किया तो वहां से मुझे ग्रेचुटी मिली, वो ग्रेचुटी अनअप्रूव या कुछ भी थी, मैंने उस ग्रेचुटी की एग्जम्पशन ली जो लेके मतलब मेरे भी 75,000 की मिली, जो भी मैंने कर ली। उसके बाद मैं चले गया आगे XYZ कंपनी में, XYZ कंपनी के अंदर मैंने वर्क किया, वहां छोड़ा, वहां से भी मुझे ग्रेचुटी मिली। वो ये कह रहा है अगर आपको ग्रेचुटी दोबारा मिलती है, बेशक सेम एम्प्लॉयर से या किसी भी और एम्प्लॉयर से, तो उस सूरत में ये जो एग्जम्पशन है, ये एग्जम्पशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी और आपकी जो ग्रेचुटी है सारी की सारी टैक्सेबल होगी। इसका मतलब ये जो 4 पॉइंट लिखे हुए ये एप्लीकेबल है सिर्फ इसके लिए, इस अदर केसेस के लिए, ऊपर के लिए ये 4 पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। ये अगर कोई चीज इसमें फॉल कर जाती है नीचे वाली चीजों के अंदर, तो ये जो एग्जम्पशन हमने इधर नोट की है, एग्जम्पशन up to 75,000 50% of the amount receivable whichever is lower, वो एग्जम्पशन फिर इन केसेस के अंदर नहीं मिलेगी और ग्रेचुटी सारे की सारी टैक्सेबल है। अब बेटा यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो वह एड्रेस कर सकते हैं, बस इतना करना है, हमने इससे आगे नहीं पढ़ना आज। सबको समझ लगी है? थम्स अप करके बताएं बेटा मुझे, जहां से हैंड रेस करते हैं वहीं से थम्स अप का ऑप्शन भी है, वहां से मुझे बताइए आपको क्लियर हुई है बात। रियान शेख और अब्दुल मनान, अगर तो आपका क्वेश्चन है तो बेटा हैंड रेस रहने दे, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हैंड जो आप ढूंढ कर लें। जी रियान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में क्या डिफरेंस है? ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं उम्मीद इसी क्वेश्चन की कर रहा था, कोई बच्चा मुझसे ना ये क्वेश्चन पूछे।
जो पेंशन होती है बेटा, हमने कहा था वो पेंशन क्या है, हर मंथ मिलती है, ऐसे ही है। यस सर। जो कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन होती है ना, इसका मैं फार्मूला नहीं आपसे डिस्कस करूंगा, ये कैसे निकलती है, क्या है क्या नहीं, इसका सिर्फ आपको कंसेप्ट दूंगा जिससे आप इसको समझ सकें। कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन होती है कि पेंशन लेट आपको भी 8 साल 10 साल 15 साल के लिए पेंशन मिलनी है, जब तक आपकी जिंदगी है उस देर तक पेंशन मिली आपको। लेट अगर मैं अज्यूम करूं किसी कंपनी ने कहा, आपने छोड़ा, उसने कहा आपको 15 साल के लिए पेंशन देंगे, 15 ईयर्स के लिए पेंशन देंगे, ठीक है, बात यहां तक समझ लगी ध्यान? यस सर। वो क्या करती हैं, वो कहते हैं 50 ईयर के लिए आपको 10,000 मिलना है, लेट 15 ईयर मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगी उसके नंबर ऑफ मंथ, और हर मंथ का 10,000 करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन टू बी रिसीव्ड आ जाएंगे इन 15 ईयर्स, ऐसे ही है। यस सर। कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या है, ये वो कहते हैं जो पेंशन आपने हमें देने है इसमें से कोई फिक्स ज्यादा अमाउंट एक दफा हमें स्टार्टिंग में दे दें, बाकी की आप इसी तरह पेंशन देते रहे हर मंथ हर मंथ हर मंथ। वो जो अमाउंट जो 4 लाख या 5 लाख उस पेंशन में से स्टार्ट में मिल जाएगी इकट्ठी, दैट इज कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन। और जस्ट लाइक ग्रेचुटी की ही तरह है, लेकिन क्या है उसमें उसका जो सीक्वेंस है वो सारा कुछ सेम है, इसलिए उसने दोनों को सेम नाम लिखा है। जो पर मंथ पेंशन में दी है उसके ऊपर ये प्रीमियम अप्लाई होगी, ठीक है। जहां पर आप कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन में देगा वो उसका मतलब क्या है, एक फिक्स अमाउंट थोड़ी सी हमें स्टार्ट में मिल जाएगी, उसके ऊपर फिर ये वाली प्रीमियम्स अप्लाई हो जाएगी। क्लियर होगी बेटा? यस सर। ओके। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? आपको होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन देने हैं मैंने। आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर अर्शद इज द एम्प्लॉय ऑफ ए पब्लिक कंपनी, दैट क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ठीक है। जैसे आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम परसों डिस्कस नहीं बेटा, सॉरी ये नहीं कर सकते अभी, एक चीज इसमें रह गई है वो हमने आज डिस्कस करनी थी मैंने, लेकिन वो डिस्कस नहीं किया आपके साथ अभी तक। आपके लिए फिर होमवर्क नहीं है, आप कोशिश करें जो हमने पढ़ाया उसको रिवाइज करें अच्छी तरह, समझे। अगर कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन कोई चीज आपकी आती है इसके अंदर तो आपने उसके हवाले से डिस्कस करनी है। होमवर्क के अंदर जो आपका एक किस्म का काम होगा वो ये होगा, मतलब नोट्स यहां तक आपने कोशिश करनी है कंप्लीट एक दफा रिवाइज कर लो, और इसके अंदर अगर कहीं कोई पॉइंट या कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और उम्मीद है मैं इंशाल्लाह आज या कल आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ सब बच्चों से, ये आपके ही फायदे के लिए आप क्वेश्चंस को किया करें, अगर आप करेंगे तो फिर यह पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज आप वहां कंफ्यूज होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।